Hello everyone, welcome you to another video. Today we will discuss regarding इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन कैसे कंट्रोल करेंगे इन हॉस्पिटल सेटअप में, उसका बेसिक क्या है, पर्पस क्या है, उसी के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फेक्शन, उससे प्रिवेंशन कैसे करेंगे, उसका कंट्रोल, उसका प्रैक्टिस, इन्फेक्शन कंट्रोल का प्रैक्टिस कैसे रहेगा, वही सब हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो आगे बढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? पहला ऑब्जेक्टिव ये है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि आफ्टर दिस मॉड्यूल हमें ये सीखने को मिलेगा कि इन्फेक्शन क्या है, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस कैसे यूज करते हैं, क्या क्या प्रैक्टिसेस होता है, वही स्टैंडर्ड प्रिकॉशन कैसे मेंटेन किया जाएगा, क्या क्या स्टैंडर्ड प्रिकॉशन होता है, एंड कंपोनेंट्स क्या है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन का कंपोनेंट्स क्या है, देन ट्रांसमिशन बेस प्रिकॉशन एंड इट्स टाइप। ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन क्या लेना है, कैसे इसका टाइप्स होता है। उसके बाद आता है स्पिल मैनेजमेंट। स्पिल मैनेजमेंट जैसे कि सपोज बायोलॉजिकल स्पिल है, केमिकल स्पिल है, केमिकल स्पिल में आता है मर्क्यूरी आता है, बायोलॉजिकल स्पिल में आता है ब्लड होता है, जब कि फ्लोर में गिर जाता है उसको कैसे मैनेज करेंगे, वही हम इधर सीखने वाले हैं। तो चलो आगे बढ़े। सो इन्फेक्शन है क्या? इन्फेक्शन क्या है? एन इन्फेक्शन इज व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म? जब बैक्टीरिया, जब वायरस, बैक्टीरिया एंड पैरासाइट हमारा बॉडी में इन्वेड होता है, हमारा बॉडी में जब एंट्री कर जाते हैं, हमारा बॉडी में इन लोगों ने क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। जब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं हमारी बॉडी में, ये लोग डिजीज कज करते हैं, और डिजीज कज करके सिम्टम जनरेट करता है। सिम्टम जनरेट करने के बाद होस्ट बॉडी में क्या करते हैं, नॉर्मल स्ट्रक्चरल एंड नॉर्मल फंक्शनल बॉडी को वो चेंज कराते हैं। उनका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है उनमें चेंज होगा। नॉर्मल फंक्शन जब होता है, नॉर्मल फंक्शनल बॉडी को चेंज करेगा। वही सब होता है जब ये इन्फेक्शन हमारा बॉडी में एंट्री हो जाता है। जब कोई पैथोजन हमारा बॉडी में एंट्री हो जाता है, ये सब सारा सिस्टम फेलियर होना, या फिर कोई सिस्टम काम नहीं करना, कोई ऑर्गन काम नहीं करना, कोई ऑर्गन फेलियर हो जाना, कोई एक ऑर्गन के द्वारा रिलेटेड बाकी सब ऑर्गन को रिलेटेड होता है, तो फिर एक ऑर्गन के द्वारा अफेक्टेड होने के बाद धीरे धीरे करके एक एक ऑर्गन अफेक्टेड होता जाता है। एंड फाइनली एक ऐसा टाइम आता है कि टोटल ऑर्गन को ही फेलियर किया जाता है। जैसे कि हमारा जो फाइव, हमारा जो वाइटल्स ऑर्गन है, मेन इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन है, जैसे कि हमारा ब्रेन हो गया, हमारा किडनी हो गया, हमारा लीवर हो गया, हमारा लंग्स हो गया, हमारा हार्ट हो गया। ये टोटल 5 है जो कि हमारा वाइटल ऑर्गन होता है। एंड ये वाइटल ऑर्गन में अगर कोई भी चेंजेस होगा, या फिर कोई भी पैथोजन एंट्री के वजह से कोई भी डिजीज़ प्रोड्यूस होगा, तो ये धीरे धीरे एक एक सिस्टम को, एक एक ऑर्गन को फेलियर कर करके ये टोटल सिस्टम को फेलियर कर देगा। फाइनली एक फंक्शनल बॉडी कम्प्लीटली डेड, ये मोड पे आ जाएगा। तो वही सब इन्फेक्शन को इतना इजी में नहीं लेना है। एंड इन्फेक्शन को प्रिवेंशन क्या तरीके, ये सब हमें बहुत ही अच्छा तरीक़ा से फॉलो करना चाहिए। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, ये एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, इसका मीनिंग क्या है? ट्रायड हेल्प टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द डेवलपमेंट एंड ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। ट्रायड एक सिस्टम है जो कि कैसे डेवलप होता है डिजीज पैटर्न, कैसे ट्रांसमिशन होता है, एंड ये डिजीज कहाँ फैलता है, उसका एंट्री का रूट क्या है, उसका कजेस क्या है, वही सब हमें अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए ये हमें हेल्प करता है। ये एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में 3 कंपोनेंट आते हैं। पहला कंपोनेंट उससे एजेंट, उसके बाद होस्ट, उसके बाद एनवायरनमेंट। ये 3 एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट, ये तीनों कंपोनेंट अगर फेवरेबल हो गया
तो मानो कि डिजीज प्रोडक्ट करने के लिए, डिजीज को प्रोड्यूस करने के लिए, डिजीज को इन्फ्लुएंस करने के लिए, डिजीज को अग्रावेट करने के लिए एक फेवरेबल कंडीशन मिल गया। तो वही फेवरेबल कंडीशन हमें बनने नहीं देना चाहिए, उसके आगे डिस्कशन करेंगे। चेन ऑफ इन्फेक्शन। सपोज एक चेन ऑफ इन्फेक्शन कैसे होता है एंड चेन ऑफ इन्फेक्शन के लिए क्या क्या कंपोनेंट चाहिए देख लो। पहला है कि चेन ऑफ इन्फेक्शन, हाउ जर्म गेट इन, पोर्टल ऑफ एंट्री बोलते हैं। जर्म कैसे बॉडी में एंट्री करता है, क्या क्या रूट होता है। पहला रूट है माउथ, माउथ के द्वारा एंट्री कर सकता है। उसके बाद आता है कॉर्ड्स इन द स्किन, कहीं हमारा इंजरी हो गया तो। उसके बाद आता है आइज़, नोज के आइज़, आँख के थ्रू हो सकता है। तो ये है पोर्टल ऑफ एंट्री का रूट, मतलब जिस रूट दे के हमारा पैथोजन बॉडी में एंट्री करेगा। उसके बाद क्या करेगा, हाँ, एक ये ससेप्टिबल होस्ट कौन कौन है। ससेप्टिबल होस्ट, ससेप्टिबल होस्ट में आते हैं कि किस किस को ज़्यादा हो सकता है, वही लोग ससेप्टिबल होस्ट में आते हैं। पहला बेबीज, छोटा बच्चा, चिल्ड्रेन, एल्डरली, बुजुर्ग लोग, पीपल विथ वीक इम्यून, जिसका इम्यून सिस्टम डाउन है, एंड अन इम्यूनाइज पीपल, जो कभी वैक्सीन लिया नहीं, एंड एनी एनी अदर। ये सब सिक पर्सन, नेक्स्ट टू सिक, इनको बहुत जल्द अटैक हो सकता है। उसके बाद आ गया जर्म। कौन कौन जर्म है, जैसे कि एजेंट, ये पोर्टल ऑफ एंट्री हो गया, कहाँ से कौन सा रूट दे के बॉडी में एंट्री होगा, कौन कौन को ज़्यादा अफेक्ट करेगा। उसके बाद आ गया है जर्म, जैसे कि पहला बैक्टीरिया, उसके बाद वायरस, उसके बाद पैरासाइट। ये तीनों एजेंट हैं जो कि हमारा बॉडी में पैथोजेनेसिटी डेवलप करेंगे। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है ये जो जर्म होता है एक्चुअली ये कहाँ लाइव करता है, वेयर द जर्म्स लाइव, कहाँ, पहले पीपुल, रिजर्वियर, मतलब कौन सा जगह में वो रुकेगा वही रिजर्वियर कहलाएगा। तो पहला रिजर्वियर पीपुल, उसके बाद आ गया एनिमल्स, पेट्स, डॉग, कैट्स, रेप्टाइल्स, ये सब अगर घर में है। उसके बाद आता है वाइल्ड एनिमल, उसके बाद आता है फूड, उसके बाद आता है सॉयल, उसके बाद आता है वाटर, ये सब रिजर्वियर हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है हाउ जर्म गेट्स आउट, ये बॉडी में कैसे एग्जिट आउट होता है। पहले एंट्री हुआ था, अभी एग्जिट, जो एग्जिट होता है उसे बोलते हैं पोर्टल ऑफ एग्जिट। पोर्टल ऑफ एग्जिट कैसे, कहाँ, हाउ, माउथ, माउथ में होगा, कैसे होगा माउथ में, बाय वोमिटिंग के द्वारा होगा, सैलेवा के द्वारा होगा। उसके बाद आता है कॉर्ड्स इन द स्किन, ब्लड के स्किन के द्वारा अगर इंजरी हो गया तो बाहर जा सकता है। एंड ड्यूरिंग डाइपरिंग एंड द टॉयलेटिंग टू स्टूल, जब डाइपर के थ्रू आ सकता है, जब टॉयलेटिंग करते हैं उसके थ्रू आ सकता है। उसके बाद जर्म गेट अराउंड, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होगा, कैसे ट्रांसमिट होगा फ्रॉम ए इन्फेक्टेड पर्सन टू एनी अदर हेल्दी पर्सन को, कैसे, बाय कांटेक्ट, कैसे, अगर हम हैंड में पकड़ते हैं, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने कोई टॉयज से खेल रहा है बच्चा, चिल्ड्रेन, तो उसी खिलौना को अगर कोई हेल्दी पर्सन, हेल्दी बच्चा अगर पकड़ेगा खेलेगा तो ये कांटेक्ट हो सकता है। उसके बाद आता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जैसे कि हम स्पीकिंग के तो एक स्मॉल स्पीकिंग किए या स्नीजिंग किए या कफिंग किए तो ये स्मॉल ड्रॉपलेट हमारा जो फ्रंट में जो पर्सन होगा उसी को ये सब ट्रांसमिट, उसी के माध्यम से ट्रांसमिट होने का ये सब जरिया होता है। इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, एक है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, एक है ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन क्या है एंड ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन क्या है वही देख। ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन में आता है पहले
कंटैक्ट प्रिकॉशन, उसके बाद आता है ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, उसके बाद आता है एयरबोर्न प्रिकॉशन। ये है हमारा ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन। तो पहले हम देखेंगे स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन क्या है? Standard precautions are a set of infection prevention practices that are designed to minimize the risk of transmission of infectious agent in the healthcare setting। कोई भी हॉस्पिटल में अगर ये हेल्थ केयर सेटअप में स्टैंडर्ड प्रिकॉशन आर ए सेट इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिस, ये जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन जो बोलते हैं, ये स्टैंडर्ड प्रिकॉशन कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। ये स्टैंडर्ड प्रिकॉशन मीन्स हमें इन्फेक्शन प्रिवेंशन का प्रैक्टिस कैसे, जब हम प्रैक्टिस करते हैं कि इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए जो भी प्रैक्टिस में लेते हैं, जो भी प्रोसीजर कराते हैं, वही प्रोसीजर को हमें स्टैंडर्ड प्रिकॉशन बोलते हैं। एंड वही स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के माध्यम में हमारा बेनिफिट ये होगा कि हम ये जो रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कहाँ कम कर सकते हैं? हेल्थ केयर सेटिंग में, हॉस्पिटल में, घर में, और कोई छोटा बच्चा है तो वही सब हम कम कर सकते हैं। उसके उसके बाद आता है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। ये जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन होता है, ये स्टैंडर्ड प्रिकॉशन का कंपोनेंट क्या है, कौन सा कंपोनेंट है जो हमें ध्यान देने को बहुत ज़रूरी मानेंगे। पहला कंपोनेंट है हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन, हैंड हाइजीन। उसके बाद हैंड हाइजीन, अगर कोई भी प्रोसीजर करते हैं, घर में खाना बनाते हैं, खाना बनाने से पहले बेबी को खाना खिलाते हैं, खुद ब्रश करते हैं, टॉयलेटिंग करते हैं, तो ये सब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होता है, उसके बाद हमें हैंड हाइजीन करना ही करना है। मेनली हमें बिफोर फूडिंग, आफ्टर फूडिंग हैंड हाइजीन तो बहुत ज़रूरीमंद चीज़ें हैं। कोई वगैरह हम आई ड्रॉप डाल रहे हैं, या फिर कोई मेडिकेशन लगा रहे हैं, या फिर कोई मेडिकेशन ओरल ले रहे हैं, कोई भी चीज़, कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं, तो हमें हैंड हाइजीन को बहुत ज़रूरी हिसाब से लेना है। उसके आता है PPE, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो कि हेल्थ केयर सेटअप में नर्सिंग पर्सनल को बहुत ही अच्छा तरह से पता है। कोई भी इन्फेक्टेड केस हैंडल कर रहे हैं तो उसको हमें PPE पहनाना बहुत ज़रूरी मानते हैं। उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी हाइजीन और कफ एटिक्वेट्स, रेस्पिरेटरी हाइजीन। उसके बाद आता है एंश्योर अप्रोप्रिएट पेशेंट प्लेसमेंट। पेशेंट, कोई इन्फेक्टेड पेशेंट है तो हमें उसे कहाँ प्लेस करना है। इन्फेक्शन ऑफ इंजुरी फ्रॉम शार्प, NSI, प्रिवेंशन ऑफ इंजुरी फ्रॉम शार्प इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद आता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। जो भी कोई प्रोसेस हो रहा है, कोई भी प्रोसीजर हो रहा है, तो वो बायोमेडिकल वेस्ट के हिसाब से जो भी चीज़ जनरेट हो रहा है, वही जनरेट होने वाला जो चीज़ है बायोमेडिकल वेस्ट कहलाता है। एंड उसका प्रॉपर डिस्पोजल कैसे होगा, कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, और फ्रॉम ओरिजिन साइड टू फ्रॉम डिस्पोजल साइड को कैसे लेके जाना है, वही सारा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में आता है। उसके बाद एनवायरमेंटल क्लीनिंग एंड सैनिटेशन। जो भी एनवायरनमेंट में हम लोग रहते हैं, वही एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन किया जाएगा, कैसे सैनिटेशन मेंटेन किया जाएगा, वही कंपोनेंट आता है। तो मेनली तो मेनली ये पहला कंपोनेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तो ये 7 कंपोनेंट, टोटल 7 कंपोनेंट को हमें ध्यान में रखना है। पहला कंपोनेंट हैंड हाइजीन। क्या है हैंड हाइजीन? हैंड हाइजीन is the single important measure. हैंड हाइजीन इज ए सिंगल इम्पोर्टेंट मेजर फॉर प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। कोई भी इन्फेक्शन पहले हाथ से ही स्टार्ट होता है, इसीलिए हमें हैंड को, कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं, या फिर बाहर गए हैं, मार्केटिंग गए हैं, शॉपिंग करने गए हैं, घर रिटर्न करने के बाद पहले हैंड वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हमें, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ की हम इन्फेक्शन को बहुत ही कम करा सकते हैं। हैंड आर द मेन सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन इन हेल्थ केयर सेटिंग। हेल्थ केयर सेटिंग में हैंड, कैसे कि हम एक पेशेंट को टच करके फिर दूसरा पेशेंट को टच करते हैं, फिर तीसरा पेशेंट को टच करते हैं, इसीलिए ये एक ऐसा वे है जहाँ की द लेवल ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, और जो लेस इन्फेक्टेड पर्सन को ज़्यादा इन्फेक्टेड पर्सन को ये शिफ्ट हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। इसलिए हमें हैंड हाइजीन को बहुत ही ज़्यादा से माने ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। हैंड हाइजीन का टाइप्स क्या क्या होता है, क्या क्या हैंड हाइजीन का टाइप्स है? पहला टाइप्स हैंड रफ।
विथ ABHR जो कि 20 to 30 सेकेंड है, उसे हैंड रफ। उसके बाद हैंड वॉश जो कि 40 to 60 सेकेंड है। कैसे करेंगे? विथ सॉप एंड वाटर लेके करते हैं। उसके बाद आता है हैंड स्क्रबिंग जो कि 3 to 5 मिनट होता है। ये हैंड स्क्रबिंग जो होता है विथ एन एंटीसेप्टिक एजेंट और वाटर लेके करते हैं 3 to 5, जो कि सर्जिकल प्रोसेस में हमें ये बहुत ज़रूरीमंद होता है। उसके बाद आता है मोमेंट ऑफ हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन जब करेंगे वही हैंड हाइजीन का मोमेंट। क्या क्या मोमेंट है? 2 बी एंड 3 आफ्टर। 2 बिफोर 3 आफ्टर। पहला बी, बिफोर टचिंग द पेशेंट। पेशेंट को टच करने से पहले हैंड हाइजीन करेंगे। उसके बाद दूसरा, बिफोर क्लीनिंग एंटीसेप्टिक प्रोसीजर। बिफोर एनी एसेप्टिक प्रोसीजर। एसेप्टिक प्रोसीजर करने से पहले। उसके बाद आता है 3 आफ्टर। क्या है? आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर। पेशेंट का कोई भी बॉडी फ्लूइड अगर हम एक्सपोज हो रहे हैं तो उसके बाद हम हैंड हाइजीन करेंगे। उसके बाद आता है आफ्टर टचिंग द पेशेंट। पेशेंट को टच करने के बाद उसके बाद आता है आफ्टर टचिंग द पेशेंट सराउंडिंग। पेशेंट को सराउंडिंग, पेशेंट का बेड, पेशेंट का लॉकर, पेशेंट का बेडशीट, पेशेंट का पिलो, पेशेंट का कोई भी लिनेन वगैरह, ये सब टच करने के बाद हमें जो हैंड हाइजीन का मूवमेंट फॉलो करना है। सो स्टेप ऑफ हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन कैसे करेंगे? पहले हाउ टू हैंड रफ। हैंड रफ कैसे करेंगे? रब हैंड फॉर हैंड हाइजीन। वॉश हैंड व्हेन विजिबल सॉल्ट। अगर हाथ में डार्ट पार्टिकल्स है। ड्यूरेशन ऑफ द एंटायर प्रोसीजर हमें 20 to 30 सेकेंड के अंदर ख़त्म करना है। पहले हमें क्या करना है? अप्लाई पाम फुल प्रोडक्ट इन ए कप ऑफ हैंड एंड द कवरिंग ऑल द सरफेस। हमें लिक्विड लेना है, एजेंट लेना है, ठीक है। उसके बाद रब हैंड पाम टू पाम हमें रबिंग करना है। उसके बाद राइट पाम ओवर द लेफ्ट डॉर्सम। राइट पाम जैसे कि 3 नंबर पिक्चर में जैसे दिखाया गया है उसी तरह हमें राइट पाम ओवर लेफ्ट डॉर्सम विथ इंटरलेस फिंगर एंड वाइस वर्सा। उसके बाद पाम टू पाम विथ फिंगर इंटरलेस्ड। उसके बाद बैक ऑफ फिंगर टू अपोजिंग पाम विथ फिंगर इंटरलॉक्ड। उसके बाद रोटेशनल रबिंग ऑफ लेफ्ट थंब क्लब्स इन राइट पाम एंड वाइस वर्सा। उसके बाद 7 स्टेप में रोटेशनल रबिंग ऑफ बैकवर्ड एंड द फॉरवर्ड विद द क्लास्प फिंगर राइट हैंड इन द लेफ्ट पाम एंड वाइस वर्सा। उसके बाद हमारा वंस ड्राई आवर हैंड्स आर सेफ। उसके बाद हमें ड्राइंग करना है, ठीक है। देन हैंड वॉश कैसे करेंगे? ये तो था हैंड हाइजीन का मोमेंट था। अभी हैंड वॉश कैसे करेंगे? पहला वही सेम प्रोसीजर है। वेट लिक्विड लेके वेट हैंड विथ वाटर लेना है। उसके बाद लिक्विड लेना है, क्लींजिंग एजेंट। उसके बाद रब एंड पाम टू पाम जैसे पहले किए थे वही सेम प्रोसीजर है। उसके बाद ये राइट पाम ओवर द लेफ्ट डॉर्सम। उसके बाद पाम टू पाम विद फिंगर इंटरलेस। उसके बाद बैक ऑफ फिंगर एंड अपोजिट पाम। उसके बाद रोटेशनल रबिंग ऑफ थंब। उसके बाद रोटेशनल रबिंग ऑफ बैकवर्ड एंड बैकवर्ड विद द क्लास्प फिंगर एंड उसके बाद रिंज हैंड विद वाटर। उसके बाद ड्राई हैंड थोरोली विद a सिंगल यूज टॉवल। उसके बाद यूज टॉवल टू टर्न ऑफ फ्लश एंड उसके बाद योर हैंड्स आर नाउ सेफ। सो ये है प्रोसीजर, कैसे हैंड हाइजीन करेंगे, कैसे हैंड वॉश करेंगे। ये था प्रोसीजर, मैंने डिटेल आपको इमेज दिखाते हुए सिखाया है। उसके बाद आ गया पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE जिसे बोलते हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट रेफर टू फिजिकल बैरियर क्या है? व्हिच आर यूज एलोन और इन कॉम्बिनेशन
to protect mucous membrane, airway and the skin and the clothing from the contact with the infectious agent। ये infectious agent से बचने के लिए हमें ये जो प्रिकॉशन लेते हैं, जो भी हमें प्रोटेक्शन लेते हैं, वही सब पीपीई बोलते हैं। ये पीपीई में क्या क्या इंक्लूडेड है? पहले है ग्लोव्स, उसके बाद एप्रॉन देन गाउन है, उसके बाद गॉगल्स है, उसके और फेस शील्ड है, उसके बाद फुटवेयर है, उसके बाद हेयर कवर है और कैप, ये सब। N95 मास्क देख रहे हो आप, ये गॉगल्स है, ये गॉगल्स, कैप है एंड सर्जिकल मास्क है, शू कवर है एंड गाउन, प्रिवेंटिव गाउन है। ठीक है। प्रोसेस ऑफ डोनिंग कैसे? पीपीई बॉटम अप होगा, पहला गाउन, उसके बाद मास्क, उसके बाद गॉगल्स, उसके बाद ग्लोव्स। ठीक है। सीक्वेंस फॉर पुटिंग ऑन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पहले गाउन, उसके बाद मास्क और रेस्पिरेटर, उसके बाद गॉगल्स, उसके बाद ग्लोव्स, उसके बाद ग्लोव्स। डफिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, पहले ग्लोव्स, उसके बाद गॉगल्स, उसके बाद गाउन, उसके बाद मास्क। ठीक है। हाउ टू सेफली रिमूव पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पहले ग्लव्स रिमूव करने का तरीका, पहला ग्लव्स है, उसके बाद गॉगल्स है और फेस शील्ड, उसके बाद गाउन है और उसके बाद मास्क और रेस्पिरेटर है, ये है। उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी हाइजीन और कॉफ एटिक्वेट्स। क्या है? कॉफ एटिक्वेट्स, रेस्पिरेटरी हाइजीन ड्यूरिंग कफिंग, जब कफिंग होता है और स्नीजिंग होता है, कवर योर माउथ विथ ए टिश्यू, ये जैसे कि ये इमेज में दिखाया गया है। ठीक है, जैसे ये इमेज में दिखाया गया है उसी तरह आपको टिश्यू में कवर करना है ड्यूरिंग कफिंग और स्नीजिंग के दौरान आपको। उसके बाद कफ और स्नीज इनटू योर अपर स्लीव एंड द नॉट इन हैंड्स, हैंड्स में नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद पुट द यूज टिश्यू इनटू द वेस्ट बकेट, वेस्ट बकेट में टिश्यू को पुट करना है। ठीक है। उसके बाद वॉश हैंड विथ ABHR, उसके बाद हैंड वॉश करना जरूरी है। ठीक है। इंश्योर अप्रोप्रिएट पेशेंट प्लेसमेंट, ये क्या है? स्पेस बिटवीन द बेड 1 to 2 मीटर, ये दोनों बेड के बिटवीन जो डिस्टेंस होगा ये 2 मीटर होगा। उसके बाद सिंगल रूम अगर होगा हाईली ट्रांसमिसेबल डिजीज सिंगल रूम। ठीक है। उसके बाद आता है कोहर्ट, शेयरिंग पेशेंट विद द सेम इन्फेक्शन, सेम इन्फेक्टेड पर्सन सेम प्लेस में। उसके बाद आता है अनटेयर रूम फॉर यूज ऑफ पीपीई यूज करने का एक अलग रूम। ठीक है। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ इंजरी फ्रॉम शार्प्स NSI, क्या है? कैसे प्रिवेंट करेंगे? जो निडल स्टिक इंजरी होता है ये है वही है। एक्सपोज टू शार्प इंजरी और द स्प्लैश निडल स्टिक इंजरी डोंट डू इन केस ऑफ NSI। इंजरी फ्रॉम शार्प क्या नहीं करना है आपको? आपको पैनिक नहीं होना है, आपको स्क्वीज नहीं करना है, आपको शॉक नहीं करना है एंड आपको एंटीसेप्टिक अप्लाई नहीं करना है। ये ध्यान देने वाला बात है, ये 4 चीज़ आपको नहीं करना है। 1 2 3 4, ये 4 चीज़ से आपको अवॉइड करना है। डोंट डूज नहीं करना है। उसके बाद व्हाट टू डूज इन केस, अगर आपको निडल स्टिक इंजरी हुआ तो आप क्या करेंगे? वॉश अंडर रनिंग टैप वाटर, सॉप कैन बी सॉप यूज कर सकते हो। रनिंग वाटर में आपको क्लीनली आपको हैंड वॉश करना है। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ द शार्प इंजरी को कैसे प्रिवेंशन करेंगे? प्रॉपर हैंडलिंग एंड डिस्पोजल, क्या हैंडलिंग करेंगे, डिस्पोजल क्या करेंगे?
हैंडल शार्प केयरफुली टू अवॉइड द एक्सीडेंटल इंजरी। जो शार्प चीज़ है, नीडल है, ब्लेड है और एम्पुल्स है, वाइल्स है, कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट, शार्प चीज़ अगर है, उसे प्रॉपर वे में हैंडलिंग करना है। उसके बाद आता है एवॉइड रिकेपिंग। अगर नीडल में आप किसी को दे दिए, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन सपोज दे दिए, तो उसे दोबारा केप करने का कोशिश मत करिएगा, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी इज़ देयर यू मे गेट इंज्योर्ड अगेन। ठीक है, तो वही सब आपको अवॉइड करना है। उसके बाद रीकेपिंग इज नेसेसरी। इफ रीकेपिंग इज नेसेसरी यूज ए सिंगल हैंड स्कोप टेक्निक। सिंगल हैंड, अगर आपको रिकेप करना बहुत ज़रूरी समझते हो आप, तो सिंगल हैंड में आपको स्कोप को सिंगल हैंड टेक्निक यूज करके ये रिक्स और द नीडल स्टिक इंजरी को आप प्रिवेंट कर सकते हो। उसके बाद आता है डोंट प्लेस metallic stillet of needle cannula on the patient bed or the anywhere during the IV cannulation। जब हम कैनुलेशन करते हैं, हम क्या करते हैं, हम बेड में इधर उधर फेंक देते हैं और फोड़ देते हैं। ये सब हमें अवॉइड करना है, ये जो कि बहुत रिस्क है, किसी को भी दोबारा ये चीज़ इन्फेक्टेड हो सकता है या फिर किसी को दोबारा इंजरी हो सकता है। ठीक है। इन्फेक्शन सेफ्टी क्या है? यूज न्यू इंजेक्शन डिवाइस फॉर एवरी प्रोसीजर। कोई भी अगर नया प्रोसीजर कर रहे हैं तो हमें नया इंजेक्शन डिवाइस लेना है। ठीक है। ये सिंगल यूज नीडल वन सिरिंज ओनली वन टाइम, मतलब एक बार में खेल ख़त्म, हमें दोबारा इसे यूज नहीं करना है। एंश्योर पैकेजिंग ऑफ इन्फेक्शन डिवाइस सील्ड। हमें ये चेक करना है कि ये डिवाइस सील्ड हुआ था कि नहीं, ठीक से पैकेजिंग हुआ था कि नहीं, वही देखना है। देन डू नॉट यूज़ द इंजेक्शन डिवाइस इफ द पैकेज इज डैमेज। अगर पैकेज डैमेज है पहले से तो उसे अवॉइड करना है, यूज नहीं करना है। ठीक है। देन नेवर एंटर ए वाइल विथ ए यूज सिरिंज और द नीडल। अगर कोई भी नीडल को आप यूज कर लिए हो पहले से, तो उसे दोबारा यूज नहीं करने के लिए कोशिश करना है। उसके बाद सिंगल डोज ऑफ और मल्टी डोज वाइल क्या है? यूज सिंगल डोज आपको यूज करना है, सिंगल डोज यूज करना है फॉर ईच पेशेंट। प्रत्येक पेशेंट के लिए आपको सिंगल टाइम यूज करना है। कैसे? फॉर क्यों? व्हाट रीजन? फॉर व्हाट रीजन? एवॉइड क्रॉस कंटामिनेशन को रोकने के लिए आपको सिंगल टाइम यूज करना है। उसके बाद व्हेन यूजिंग मल्टीपल वाइल लेबल द पेशेंट नेम। जब हम मल्टीपल वाइल यूज करते हैं, पेशेंट का नेम लेबलिंग कर देने से परफेक्ट वे में क्या होगा? परफेक्ट वे में हमें आइडेंटिफाई होगा। नेवर लीव द नीडल इनटू द मेडिकेशन वाइल और रबर स्टपर। ये जो रबर स्टपर में हम जो और वाइल में जो हम नीडल लगा के रख देते हैं, वही नहीं करना है। ठीक है। मल्टी वाइल शुड बी डिस्कार्डेड विदिन 28 डेज। मल्टी वाइल शुड बी डिस्कार्डेड। ये जो बहुत सारा जो वाइल होता है, हमें कितने दिन में उसे डिस्कार्ड करना है? 28 डेज में। ठीक है। ऑफ ओपनिंग इवन व्हेन अंडर द एक्सपायरी डेट। अगर एक्सपायरी डेट ख़त्म हो गया है, उसे हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, या फिर 28 डेज हो गया है तो हमें उसे डिस्कार्ड कर सकते हैं। ठीक है। देन आ गया लेवलिंग ऑफ द वाइल को कैसे लेवलिंग करेंगे? लेवल द मल्टीपल डोज वाइल इन रिकॉन्स्टिट्यूट करने के बाद हमें उसे लेवलिंग करना है। क्या क्या लेवलिंग करना है? मेंशन डेट मेंशन करना है, एंड टाइम ऑफ प्रिपरेशन, कब हम प्रिपेयर किए थे वही डेट एंड टाइम मेंशन करना है। ठीक है। उसके बाद आ गया इन्वायरमेंटल क्लीनिंग एंड द सैनिटेशन। क्या क्या इन्वायरमेंटल क्लीनिंग में आता है? क्लीनिंग द रिमूवर ऑफ द डार्ट एंड द ऑर्गेनिक मटेरियल। जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है वही सब रिमूव करना है। डिसइंफेक्शन कैसे करें? एलिमिनेट ऑल द पैथोजन एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट स्पोर। देन हमें स्टेरिलाइजेशन करना है। स्टेरिलाइजेशन कैसे करेंगे? स्टेरिलाइजेशन एलिमिनेट ऑल द पैथोजन माइक्रो इंक्लूडिंग स्पोर। स्टेरिलाइजेशन एक ऐसा मेथड है जहां हम स्पोर को भी ख़त्म कर सकते हैं, जो कि डिसइंफेक्शन मेथड में नहीं होगा, और क्लीनिंग मेथड में हम इस स्पोर को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ये स्पोर हम ख़त्म कर सकते हैं ओनली एक प्रोसीजर, दैट इज स्टेरिलाइजेशन। ठीक है। देन आ गया लिनेन मैनेजमेंट। कैसे करेंगे? लिनेन क्या है? लिनेन सॉइल लिनेन,
विथ HIV पॉजिटिव सॉइल्ड लिनेन, लिनेन तो सॉइल्ड है ही, अगर स्पेशल केस विथ HIV पॉजिटिव है, हेपाटाइटिस पॉजिटिव है, SCV पॉजिटिव है और एनी नोटिफाइबल डिजीज है तो प्री ट्रीटमेंट विथ हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन मोर देन 100 ppm हमें क्या करना है, उससे हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में पहले ट्रीट करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सील करना है इन डबल लेयर प्लास्टिक बैग विथ लेबल, हमें लेबल करके डबल लेयर प्लास्टिक बैग में सील करना है। उसके बाद क्या करना है, सेंड टू CSSD सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट। ठीक है, उधर हम क्या करना है, फॉर ऑटोक्लेव पर्पज़ के लिए उसे सेंड करना है। ठीक है, उसके बाद हमें उसे सेंड टू लॉन्ड्री, उसके बाद हमें लॉन्ड्री भेजना है। ठीक है, अगर नॉन सॉइल्ड लिनन है, अगर ये सॉइल्ड नहीं है तो हमें क्या करना है, पुट इन लॉन्ड्री बैग फॉर द टेम्पोररी स्टोरेज, ये लॉन्ड्री बैग में है, टेम्पोररी स्टोरेज के लिए हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम सेंड टू लॉन्ड्री को भेजेंगे। ठीक है, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन आ गया, ये 3 लेयर मार्क्स है। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल करेंगे, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए पहले पेशेंट प्लेसमेंट, पेशेंट को कहाँ प्लेस करेंगे, की पे मिनिमम 1 to 2 मीटर, ये दोनों बेड के बीच का डिस्टेंस जो होगा 1 to 2 मीटर होगा, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, उसके बाद कॉफ एटिक्वेट्स, कॉफ एटिक्वेट्स क्या है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द रेस्पिरेटरी हाइजीन टू पेशेंट। हमें अगर मुंह में स्नीजिंग कपिंग के दौरान अगर हम डायरेक्ट ओपन एयर में, अगर ओपन एनवायरनमेंट में, ओपन एटमॉस्फेयर में अगर हम डायरेक्ट छोड़ रहे हैं तो वही ड्रॉपलेट इन्फेक्शन किसी और हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, वही हमें कॉफ एटिक्वेट्स सीखना है। उसके बाद पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वेयर ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क विद इन 1 to 2 मीटर ऑफ पेशेंट। ठीक है, पेशेंट ट्रांसपोर्ट, द पेशेंट शुड वेयर ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क, आउटर लेयर, मिडिल लेयर एंड इनर लेयर। ये जो ट्रिपल लेयर मास्क हैं वही हमें पेशेंट को यूज़ कराना है। ठीक है, उसके बाद आ गया एयरबोर्न ट्रांसमिशन। एयरबोर्न ट्रांसमिशन कैसे होगा, देखो हम जगह अगर डायरेक्टली हम ओपन एटमॉस्फेयर में अगर डायरेक्टली खांसी करेंगे, स्नीजिंग करेंगे, कफिंग करेंगे तो ये डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में फैलेगा। ट्रांसमिशन ऑकर थ्रू स्मॉल ड्रॉपलेट लेस देन 5 माइक्रोन इन साइज एट द डिसमिस थ्रू द एंड डिसेमिनेटेड थ्रू द एयर। ठीक है, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई कैन रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर फॉर द लॉन्ग टाइम एंड कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस 1 मीटर, मोर देन 1 मीटर तक ये ट्रैवल कर सकता है, इसीलिए हमें ये अवॉइड करना है। एयरबोर्न इन्फेक्शन जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस हो गया, मीजल्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया एंड कोविड-19 हो गया, ये सब एयरबोर्न इन्फेक्शन है जो कि एयर में ट्रैवल करता है। ठीक है, उसके बाद आ गया एयरबोर्न प्रिकॉशन कैसे लेंगे। एयरबोर्न प्रिकॉशन रेस्पिरेटरी N95 मास्क और हेपा मास्क, रेस्पिरेटरी एंट्री एंड नेगेटिव pressure isolation, room with a closed door with a minimum 6 to 12 air exchange per hour by HEPA filter। ठीक है, वही हम काम में ले सकते हैं। उसके बाद प्रोटेक्शन ड्यूरिंग द एरोजल जनरेशन प्रोसीजर एंड सक्शन एंड इंट्यूबेशन। ठीक है, नेगेटिव एयर प्रेशर फिल्टर सेफ्टी गोल्स क्या है, करेक्टली आइडेंटिफाई द पेशेंट, improve communication between the healthcare personnel and improve safety and the correct intervention and procedure, avoid infection, reduce। उसके बाद आ गया स्पिल मैनेजमेंट। स्पिल मैनेजमेंट कैसे करेंगे, बॉडी फ्लूइड स्पिल मैनेजमेंट कैसे करेंगे, अगर हम बायोलॉजिकल मैनेजमेंट हो गया या फिर केमिकल मैनेजमेंट हो गया तो हमें कैसे करेंगे। टाइप ऑफ बॉडी फ्लूइड, क्या क्या बॉडी फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड इन्फेक्शियस बॉडी फ्लूइड है, नॉन इन्फेक्शियस बॉडी फ्लूइड है। बॉडी फ्लूइड को हम पहले
इन्फेक्शियस बॉडी फ्लूइड जो कि ब्लड है, सीमेन और वेजिनल फ्लूइड है, एंड द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, CSF बोलते हैं, और साइनोवियल फ्लूइड है, amniotic फ्लूइड है, ये सब है इन्फेक्शियस बॉडी फ्लूइड। नॉन इन्फेक्शियस बॉडी फ्लूइड में आता है क्या? यूरिन आता है, स्वेट आता है, टीयर आता है, ब्रेस्ट मिल्क आता है, वोमिट आता है, एंड सलेवा आता है, ये सब है। Non-infectious body fluid will be considered as an infectious body fluid if there will be visible blood in non-infectious body fluid। ठीक है। स्पिल किट, यह है स्पिल किट। स्पिल किट में क्या क्या है? स्पिल किट कंटेंट: स्पिल अलर्ट सिग्नल, 5% sodium hypochlorite, then PPE 2 set, each set having an apron होगा, 2 पेयर ग्लव्स होगा, मास्क होगा, गॉगल्स होगा, एंड द बूट्स होगा। ठीक है। देन टिश्यू रोल और द कॉटन रोल होगा, देन फोर्सेप होगा, देन डस्ट पेन होगा, मॉप होगा, चौक और मार्कर होगा, एंड उसके बाद रबर बैंड होगा, एंड प्लास्टिक ब्रूम, एंड बायोहाजार्ड बैग येलो और रेड, ये होगा। स्टेप फॉर द बॉडी फ्लूइड स्पिल मैनेजमेंट, क्या क्या स्टेप है? ये पहला CSE, ब्लड स्पिल ऑन द फ्लोर, अगर फ्लोर में ब्लड स्पिल हो गया, नो एंट्री बोर्ड लगाएंगे, आइसोलेट एरिया, इन्फॉर्म एंड कोवर्कर अबाउट द स्पिल। ठीक है। देन स्पिल किट टू बी ब्रॉट टू द स्पिल एरिया, स्पिल एरिया में स्पिल किट इसको लगाना है। ठीक है। देन वेयर PP किट, PP किट लगाना है। PP किट लगाने के बाद मार्क द बाउंड्री स्पिल एंड द चॉक मार्कर में उसे मार्किंग करना है। देन ब्रोकन पीस ऑफ शार्प टू बी द पिक अप विद द फोर्सेप में उठाना है जो भी ब्रोकन पीस हो गया है। देन डिस्कार्ड इन द पंक्चर प्रूफ कंटेनर में उसे डिस्कार्ड करना है। देन प्लेस ऑब्जर्वेंट ऑफ द टिश्यू पेपर ऑन द स्पिल। देन उसके बाद यूज प्रिपेयर्ड 5000 ppm सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन यूज करना है। देन अलाउ एक्टिंग फॉर द मिनिमम 10 मिनट उसे छोड़ना है। उसके बाद पिक ऑब्जर्वेंट विद द हेल्प ऑफ कार्डबोर्ड एंड द डस्टबिन एंड पुट इट येलो इन बिन लेन एंड देन टाई बिन लेन प्रॉपरली। उसके बाद मोप और द स्पिल एरिया अगेन विद द हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। उसके बाद क्या करना है? डिस्कार्ड ऑल द यूज डिस्पोजेबल आइटम। उसके बाद क्या करना है? डिसइंफेक्ट रीयूजेबल आइटम ऑफ हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। देन रिपोर्ट in incidents in the spill record and also to designated authorities. So this is all about spill management. Thank you so much. I hope you guys learn very much essential things about this class.